मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और साथ में विभा रानी जी का भी स्वागत करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ कि हम उनके किताब मधुबनी की मुनिया जो संस्मरण आया है उस बहाने हम यहाँ पर आज मिले हैं, बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत विभा जी से हुई है मेरी बहुत कम, किसी आयोजनों में हाय हेलो कैसे है, बस इतनी बातचीत हुई है। पहली बार मैं विभा जी से SNDT के कॉलेज में मिली थी, एक वर्कशॉप के दौरान आई थी वो, और मैं उनको देखती रह रही थी कक्षा में किस तरह से बच्चों की तरह वो हमारे साथ, हम रिसर्च कर रहे थे उस समय, MA की छात्राएं वहाँ पर छात्राएं थी और किस तरह से हमारे साथ डांस कर रही थी कि वो हमें वो घुल मिल गई थी। तो लेकिन वो हमसे काफ़ी बड़ी है, हर तरह से उम्र में भी, कद में भी, अनुभव में भी। तो हमेशा जो नए लोग होते हैं उन्हें बहुत डर लगा रहता है कि हम किस तरह से बात करें, क्या जवाब आएगा। तो वो जो डर था वो बाद में धीरे धीरे जब मैं चित्रनगरी पर एक बार दो बार इनसे मिली, बाद में फ़ोन पे भी बात हुई, तो वो डर धीरे धीरे जाता रहा। इन्होंने इतना अपने आप को सहज रखा। और जब मैंने इनका संस्मरण देखा मधुबनी की मुनिया, तो मैंने मैम से तुरंत फोन करके कहा कि मुझे वो किताब चाहिए। तो उपलब्ध नहीं थी उस वक्त, उन्होंने मुझे PDF भेजा और मैं उसे 3 बैठकी में मैंने उसे पूरा किया। तो आप सोच सकते हैं कि वो किताब इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होगी कि आपने उसे 3 बैठकी में खत्म कर दिया। तो बहुत सारे मन में सवाल उपजे एक स्त्री होने के नाते मेरे मन में, कि वो लेखिका है और एक स्त्री भी है, किस तरह से उन्होंने दोनों क्षेत्र में, ऑफिस में भी और लेखन के क्षेत्र में भी और घर में भी, किस तरह से अपना तालमेल सामंजस्य बिठाया होगा। हम तो हाउसवाइफ है तो उसी में चैन बोल लेते हैं कि हम नहीं होता हाथ ऊपर कर लेते हैं। तो उसी किताब को पढ़ने के बाद मन में बहुत से सवाल उत्पन्न हुए। तो मैंने मैम से कहा कि हम आपसे बातचीत रखेंगे चित्रनगरी संवाद मंच पर। तो उन्होंने सहज अपनी स्वीकृति दे दी और हम इस तरह से आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो कुछ सवाल हैं मेरे जो जवाब मैंने लिखे हुए हैं, करीब 60-70 सवाल थे जो मैंने तैयार किए थे पढ़ने के बाद, लेकिन काटते छाटते क्योंकि सर समयावधि थी तो काटते छाटते कम से कम 20 प्रश्न हैं। तो समयावधि का ध्यान रखते हुए हम इसको खत्म करेंगे। लोगों को भी समय मिलना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने कहा काटते छाटते 20 सवाल मैंने कर दिए। आपने अपने संस्मरण में एक जगह लिखा है कि मेरा लेखन, थिएटर, गायन, किस्सा गोई जो है सब मधुबनी की देन है। तो अपनी जो सारा जो श्रेय था लेखन का पूरा अपनी जन्मभूमि मधुबनी को क्यों दे दिया? क्योंकि मैं वहाँ पैदा हुई हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पैदा हुई हूँ, मेरी जन्मभूमि है। और मैं ये मान करके चलती हूँ कि बिना लोकल हुए आप ग्लोबल नहीं हो सकते। और सारी चीजें मैंने वहीं से सीखी है। वो मेरी मिट्टी है जहाँ से मैंने गायन सीखा, जहाँ से मैंने लेखन सीखा, जहाँ से मैंने बोलना सीखा, जहाँ से मैंने लड़ना भी सीखा, जहाँ से मैंने हंसना सीखा, जहाँ से मैंने एक दूसरे की बैक बाइटिंग जो होती है वो सीख नहीं पाई, मेरा दुर्भाग्य रहा। लेकिन ये सारी चीजें मैंने मधुबनी से सीखी है, मधुबनी से ही मुझे मिला है। तो और मैं किसी को श्रेय दे सकती हूँ? क्योंकि आपके आगे जीवन में बहुत सारे, आपने बहुत जगह यात्राएं की हैं। आपने लिखा चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, चीन, समस्तीपुर, पटना, बहुत सारी जगह आपने यात्राएं की हैं। लेकिन ये सवाल मेरे मन में इसलिए उपजा कि मधुबनी ही क्यों? तो जिसका जवाब आपने बखूबी दे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दूसरा सवाल ये था कि आपकी जो पहली कहानी थी वो कौन सी थी, हिंदी में थी या मैथिली में? क्योंकि आप दोनों ही भाषाओं में लिखती हैं। और कौन सी पत्रिका में आपकी पहली कहानी छपी? मैं हिंदी में पहले लिखना शुरू किया था, मैथिली मैंने बाद में सीखी थी जब मैं BA में गई थी। और वहाँ मैंने देखा कि मेरे कॉलेज में सारे स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ सब मैथिली में ही बात करते हैं। तो वहाँ मेरे घर में चूंकि हिंदी बोली जाती थी तो मैंने हिंदी ही सीखी थी। तो मुझे बहुत खराब लगा कि मैं यहाँ पर हिंदी में बात करूँ, तो वहाँ से मैंने मैथिली बोलनी लिखनी सब शुरू की। हिंदी में लिखती थी, लेकिन पहली
कहानी मेरी मैथिली में छपी और वो 1981 में छपी। वहाँ मिथिला मीर नाम की एक मैगजीन निकलती थी, पत्रिका, जो इंडियन नेशन और आर्यावर्त समूह था वहाँ से, और वहाँ छपी कौवा हकनी के नाम से, जिसमें एक कौवा हकनी लोक कथा के साथ साथ आज की कहानी को मैंने उसमें पिरोया था। मुझे नहीं मालूम था कि उस कहानी में क्या था और क्या नहीं, लेकिन मैं रातों रात मैथिली की सेलिब्रिटी लेखिका हो गई थी। तो पहली कहानी लिखी मैंने हिंदी में थी, छपी पहली कहानी मेरी मैथिली में, जो यहाँ मेरा पहला कहानी संग्रह है कोस अधिक से, उसमें है नहीं। और हिंदी की पहली कहानी छपी थी अभिनव बिहार नाम की पत्रिका थी वहाँ बिहार में, पटना में, और वहाँ से कहानी छपी थी भंवर में से, जो मेरा पहला कहानी संग्रह है बंद कमरे का कोरस, उसमें वो संकलित है। जी शुक्रिया। जैसा कि अभी प्रतिभा जी कह रही थी, आपने सिनेमा के क्षेत्र में भी काम किया है, कहानी के क्षेत्र में भी आपने काफ़ी कहानियाँ लिखी है मैथिली और हिंदी में। और तो ये कहानियाँ लिखते 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 ये नाट्य की तरफ आपका रुझान कैसे आ गया? ये क्योंकि लेखक एक ही क्षेत्र में रहता है, या तो उपन्यास लिखे, या तो नाटक लिखे, या तो कहानियाँ लिखे, लेकिन कहानियाँ लिखते लिखते आप नाट्य क्षेत्र में किस तरफ आ गए? देखिए, मुझे बचपन से ही किसी परफॉर्मिंग आर्ट की तरफ बड़ी रुचि थी, लेकिन मेरी माँ चूंकि हेडमिस्ट्रेस थी, आज के समय में वो नेपोटिज्म शब्द है, उस समय वो नहीं था, लेकिन फीलिंग बहुत थी। तो मेरी माँ मुझे किसी भी तरह की कोई भी कल्चरल प्रोग्राम मुझे नहीं देती थी। इसलिए नहीं देती थी, मेरी बहन मुझसे बड़ी थी, उसको दे देती थी, वो पढ़ने में थोड़ी कमजोर थी तो उसको दे दिया जाता था। मैं चूंकि पढ़ने में थोड़ी ठीक ठाक थी, क्लास में फर्स्ट आती थी, तो माँ को लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहें ये अपनी बेटी को प्रमोट कर रही है, तो वो मुझे कोई भी काम नहीं देती थी, एक भी कल्चरल वो नहीं देती। और मेरे मन में जो है वो अकुलाहट जो है वो हमेशा होता था। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, जब मेरा अपना मौका आएगा, अपना भी टाइम आएगा, तो वो अपना भी टाइम जब आया और आने लगा तो फिर मैंने उसमें कदम रखा। हालांकि इसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, जो मैं हमेशा कई बार मैं कह चुकी हूँ कि जब मैं हम लोगों के तरफ, और उस समय छोटी सी जगह मधुबनी है, और वहाँ सिर्फ एक फिल्म ही हम लोग देख पाते थे, वो भी 3 साल बाद 2 साल बाद फिल्म आती थी, लेकिन हम लोग के लिए वही नई फिल्म होती थी। लेकिन उसमें होता ये था कि मैं इतनी रोमानियत से भरी होती थी कि अगर स्क्रीन पर राजेश खन्ना और मुमताज गा रहे हैं, छू गए सारे नजारे हुए, क्या बात हो गई, तो राजेश खन्ना तो गाते रहते थे, नाचते रहते थे, वहाँ मुमताज गायब हो जाती थी, वहाँ विभा रानी पहुंच जाती थी और वो गाते। तो वहां से फिल्म का एक आकर्षण, और फिल्म का तो एक आकर्षण शुरू से रहता है। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि मैं देविका रानी, अशोक कुमार की कोई फिल्म नहीं छोड़ती थी, वो उनका अपना एक फैन फॉलोइंग था। और उस तरीके से फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को, फिर मैंने जब मैं MA करने के लिए दरभंगा गई, तो वहाँ मैंने ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी दरभंगा में ज्वाइन किया। वहाँ मैंने ड्रामा ग्रुप के रूप में, ड्रामा आर्टिस्ट और कैजुअल अनाउंसर के रूप में काम किया, और वहाँ से चली। लेकिन बंधने बहुत था वहाँ पर। फिर कई लोग हमारे पास आए कि आप हमारे थिएटर में काम कीजिए, लेकिन जैसा होता है स्मॉल टाउन गर्ल को मना कर दिया जाता है। तो कहा कि नहीं, रेडियो में तो ठीक है, वो तो कोई तुमको देख नहीं रहा है ना, केवल आवाज की बात है, लेकिन मंच पर तुम नाटक नहीं कर सकते। तो मैंने नहीं किया था, जब समय मिला तब करने लगी। लेकिन कीड़ा जो था ना, कीड़ा था वो कीड़ा ही धीरे 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 आकर के वो पनपता गया, एक दिन बॉस हो गया। जैसा कि मैंने कहा, कहानी, नाट्य लेखन और फिर सिनेमा, तो आपने महारानी वेब सीरीज, लाल कप्तान और ताज 2, ताज़ा खबर, इन जैसी फिल्मों में भी काम आपने किया है। तो जो ये आपको कैसे मिली? और दूसरा कि जो आपका जो अभिनय था बहुत सराहा गया उन वेब सीरीज में और फिल्मों में, तो आपके उस अभिनय को जो सराहा गया उसके प्रेरणा स्रोत कौन कौन रहे? इस बारे में कुछ जानकारी? इससे पहले ये भी बता दीजिए कि मुंबई कैसे आना हुआ? बम्बई तो मैं अपने नौकरी के चक्कर में आई। मैं इसके पहले दिल्ली से हाँ, वो मैं ऐसे कहती भी हूँ कि आज का जो आधुनिक चारों धाम है, तो वो आधुनिक चारों धाम मैंने कर लिया है। और आपने कहा भी है एक जगह कि मुंबई में आकर मैं समय की पाबंद, हाँ, समय की पाबंद, समय का अनुशासन मुझे मुंबई ने सिखाया है। तो मुंबई में आई थी 1989 में नौकरी के लिए, तब मेरी इंडियन ऑयल में नौकरी लगी थी और मेरी पोस्टिंग यहाँ पर हुई थी, तो उसके सिलसिले में आई थी।
और आई तो मन में एक वो था। उसके पहले मैं कलकत्ता में थी। मैंने पहली नौकरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी वो मैंने कलकत्ता में ज्वाइन किया था। उसके बाद मेरे हस्बैंड उस समय वहाँ JNU में पढ़ रहे थे, तो हमने कोशिश करके दिल्ली ट्रांसफ़र कर लिया। लेकिन हमने और उसी समय वो उनको एक नौकरी मिली तो वो चीन चले गए। तो वो चीन गए और उसके 15 दिन बाद मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर आया। तो हमने कहा ये जो पीछा करने का रास्ता है कि तू डाल मैं 5 बार तुमको आप दिल्ली में उसके पहले जब मैं चक्कर हो जाता हूँ, तो वो चले गए थे। लेकिन उसके बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया है तो मैं दिल्ली चली आई। तो कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से फिर यहाँ बॉम्बे, और यहाँ रही थी। उसके बाद 3 साल के लिए मेरा ट्रांसफ़र चेन्नई भी हुआ था, तो मैं चेन्नई में थी। और इस तरीके से 1989 से यहाँ हूँ। और सिने जगत में कैसी एंट्री हुई? सिने जगत में मैंने फिर वही कहा ना कि इतने दिनों तक मैंने क्योंकि मैं जिस नौकरी में थी इंडियन ऑयल में, वो एक तरीके से कह लें मेरा टूरिंग जॉब था। रावत जी यहाँ बैठे हुए हैं, राजभाषा में देखती थी वो हमारा, कई बार उन्होंने हमारा निरीक्षण भी किया है। तो उसके कारण क्या है कि वो बहुत ही डिमांडिंग जॉब था। मैं महीने में 10 से 15 दिन में बाहर रहती थी। तो मैं ये मैंने देख लिया था कि मैं एक साथ फिल्म और नौकरी दोनों नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उधर टाइम नहीं दे पाऊंगी, इधर भी टाइम नहीं दे पाऊंगी, और दोनों ही इतनी ही डिमांडिंग जॉब है। तो ईमानदारी ये है कि मैं नौकरी करूँ और नौकरी के बाद मैं फिल्म लाइन में आऊँ। तो नौकरी के बाद फिर मैंने फिल्म लाइन ज्वाइन किया। और जो एक प्रोसेस होता है यहाँ, तो तब तक में वो कास्टिंग एजेंसी और कास्टिंग डायरेक्टर और ये सब हो गए, तो वहाँ जाकर आप ऑडिशन दीजिए और ये है। तो मैंने ऑडिशन दिया तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसके पहले दिलीप देव जो स्वदेश और जोधा अकबर के एडिटर थे, वो एक फिल्म बना रहे थे अनवांटेड, तो उन्होंने पहले मुझे उसमें एक रोल दिया। तो वो मेरी पहली फिल्म थी, रिलीज हुई बाद में वो नवदीप सिंह की लाल कप्तान, जिसमें उन्होंने मुझे लाल परी का रोल दिया था। और पहले ही कहा था कि वो सीन तो एक ही है लेकिन बहुत पावरफुल है, और उस पूरी फिल्म की कहानी उस रोल के गिर्द गिर्द घूमती है। तो वहाँ से फिर यात्रा शुरू हुई, और फिर मैंने महारानी किया, वेब सीरीज ताज 2 वेब सीरीज, और ताज़ा खबर 1 और 2 दोनों जो मैंने किया है। फिल्में भी की हैं, शमशेरा, सदमी शिंदे का वायरल वीडियो और प्रोग्राम स्टोरी। अभी एक फिल्म आ रही है 26 जून को, आप सब लोग डेट नोट करके रख लीजिए। अजय देवगन फिल्म्स की फिल्म काजोल के साथ, माँ उसका नाम है। जैसा कि मैंने कहा कि स्त्री होने के नाते बहुत सारे काम होते हैं, तो जो आपकी महिला लेखक होने के नाते कौन कौन सी चुनौतियां आपके लेखन क्षेत्र में आई, और एक महिला लेखक होने के नाते पुरुषों की क्या मानसिकता होती है, उस पर आप कुछ अपने विचार रखेंगे? महिला लेखन में के बारे में तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि खाई पी अघाई ऊबी हुई महिलाओं का लेखन मतलब ये मान लिया जाता है कि औरतों के हिस्से तो केवल सुख और सुख है। पति कमा के देता है तो उसको कमी किस बात की है? तो पति की कमाई पर वो ऐश करती है, ऐश करने के बाद कुछ उसको समय मिल जाता है तो लिख लेती है, लेकर के सज संवर के प्रकाशक और संपादक के पास पहुंच जाती हैं, छप जाता है तो बड़ी इकराती हुई पार्टी करती हैं, दिखाती हैं। ये आम मान्यता है महिला लेखन के लिए, जिसको मैं निगेट करती हूँ, जिसके खिलाफ मैं हमेशा आवाज उठाती रही हूँ कि आपको अगर महिला का लेखन इतना ही या महिला का जीवन इतना ही सुखकर लगता है तो एक बार महिला बन जाइए। और जिसके लिए मैंने प्रेग्नेंट फादर नाटक लिखा है वो महिला बनने की अनुभूति है, महिला बनना नहीं है। आपको अपने पेट से बच्चा पैदा नहीं करना है, क्योंकि नेचर ने नहीं दिया है आपको बच्चा पैदा करने की सुविधा, वो हम ही कर सकते हैं। लेकिन फीलिंग आपको लेकर के आइए तो आप महिलाओं की दुनिया को समझ पाएंगे, और जब अपनी दुनिया को आप समझेंगे तो बहुत सारी चीजों को आप समझ पाएंगे। तो महिलाओं का लेखन दो धार तलवार की दुधार पर चलने जैसा है कि उसे सारी चीजें एक साथ, अपना घर गृहस्थी नौकरी कर रही है या व्यवसाय कर रही है तो वो भी उन्हें देखना है, ममता जी यहाँ बैठी हुई हैं, और इसके साथ साथ अगर वो अपने लेखन में है या किसी और दूसरे प्रोफेशन में या पैशन में है तो उन्हें उतनी ही शिद्दत से करना होता है, और वहां पे उसे कोई छूट नहीं मिलती है। मेरे साथ तो एक थोड़ी सी अच्छी बात ये रही कि मुझे अपने घर से वो थोड़ी सी छूट मिलती रही, लेकिन आमतौर पर वो मिलता नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मुझे, या आमतौर पर हर स्त्री अगर जब कहती है कि मुझे लेखन में जाना है या मुझे अभिनय में जाना है तो सब कहेंगे अच्छा पहले घर का काम कर लो, निपटा
हम काम, घर के काम में कोई, परिवार के काम में कोई दखलंदाजी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसके बाद ठीक है तू कर ले, करना है। तो ये स्थिति, और लेकिन इन स्थितियों में ही हम महिलाएं काम कर रही हैं, अपनी पहचान बना रही हैं, और यही हमारा सच है, और सच के साथ हम खड़े हैं और बड़े गर्व के साथ खड़े हैं। तो मैं नहीं, ये हमारी जितनी तमाम महिलाएं हैं वो सब। बिल्कुल सही कहा, मैं इस बात को भी स्वीकार करती हूँ, क्योंकि पुरुषों को, जैसे कि आपने कहा कि खाए पिए घाय वाली बात, कि घर में यदि महिला भी कामकाजी है, पुरुष भी कामकाजी है, और यदि दोनों साथ में कहीं से बाहर से घर पर पहुंचते हैं तो जूता चप्पल निकालने के बाद पहले बीवी से कहते हैं एक गिलास पानी दे देना, और भाई तुम्हारे साथ तो वो भी आई थी, तुम भी दे सकते हो, या जाके खुद ले भी सकते हो। ये हर घर की हालत है। एक छोटा सा एग्जाम्पल था। तो आगे ये था कि जो महिला जो संस्मरण होते हैं लिखे तो जाते हैं, लेकिन महिलाएं जो है संस्मरण बहुत कम लिखती हैं। मैंने कुछ गिने चुने नाम ही सुने हैं, देखे हैं। तो नाटक के बाद, कहानी के बाद, उपन्यास के बाद ये संस्मरण लिखने की क्या सूझी आपको? आप क्या कारण थे कि आप संस्मरण अपने लिखना चाहा? संस्मरण इसलिए लिखा क्योंकि मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहती, क्योंकि आत्मकथा लिखना अगेन जो है वो धूरी क्या तिहरी मतलब पंचाग्नि के बीच में वो चलने जैसा है। क्योंकि आत्मकथा में केवल आप ही नहीं होते हैं, आपसे संबंधित बहुत सारे लोग होते हैं, और आप अगर ईमानदार होते हैं अपने तय, लेकिन हो सकता है कि आपसे संबंधित, आपसे जुड़े हुए कुछ लोग हों और आपने उनकी बात लिखी। जाहिर है आप जब आप आत्मकथा लिखेंगे तो उनकी बात, उनका प्रसंग आएगा, उनका रेफरेंस आएगा। तो मैं नहीं चाहती कि वो व्यक्ति, उसको किसी तरह की तकलीफ हो या वो व्यक्ति उभरे, तो मैं किसी को उभारना नहीं चाहती। मैं अपनी पैबंद, अपनी सिवन अपने साथ रखना चाह रही थी, इसलिए आत्मकथा नहीं लिखी। और संस्मरण इसलिए मैंने लिखा कि जिंदगी में बिना यादों के आप चल नहीं सकते, और जब यादें आपके साथ होती हैं तो उनके साथ आप चलते हैं। तो मेरे साथ जो मधुबनी, जिस जगह ने, जिस शहर ने, उसका नाम ही है मधुबनी, मतलब शहर से बना हुआ शहर है। तो ऐसे शहर से मैं आई हूँ, ऐसी जगह से मैं आई हूँ। मुझे मेरी माँ की परवरिश मिली है, और मोहल्ले के लोगों की अच्छी बुरी खट्टी मीठी सब परवरिश, सब सारी चीजें मिली हैं। तो मैंने सोचा कि इसे मैं दर्ज करूं और अपनी यादों के साथ चल करके उन जगहों को, उन पड़ावों की खोज करूं जिसने मुझे गढ़ने में मदद की, या जिसने मुझे एक ऐसी जमीन दी कि जहां मैं खड़ी हो सकूं और मजबूती के साथ खड़ी हो सकूं। इसलिए मैंने इसे बहुत शुक्रिया मैम। अब मैं थोड़ा संस्मरण जो मैंने पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा व्यक्तिगत रूप में आपके परिवार की तरफ आती हूँ। जो मैंने संस्मरण पढ़ा उसमें देखा कि आपकी जो माता जी थी काफी पढ़ी लिखी थी, अच्छी पोस्ट पर थी, और आपके पिताजी से भी अधिक पैसा कमा रही थी वो। एक बात मुझे लगी कि आपने अपने पिता को एक विलन के रूप में प्रस्तुत किया है संस्मरण, उसका कुछ कारण? पिता मेरे विलेन नहीं है, और ना माँ ही मेरी वैम्प है, या ना माँ ही मेरी बहुत बड़ी नायिका है। असल में होता क्या है कि हम हिंदी समाज जो हम आते हैं, हमने अपने खास करके अपने साहित्य में जब हम पिता और माता के बारे में लिखने लगते हैं तो ओवर ग्लोरीफाई कर देते हैं। हमें लगता है कि पिता से बढ़कर कोई है नहीं, हमें लगता है माँ से बढ़कर कोई है नहीं, जबकि पिता और माता बनने से पहले वो एक इंसान है। तो एक इंसान के तरह की कमजोरियां और खूबियां दोनों में रहेंगी। मैंने उन खूबियों और खामियों को जो मुझे पिता में मिली और जो मुझे माँ में भी मिली, उनको मैंने यहाँ रखने की कोशिश की है। मैं आपका इशारा समझ रही हूँ कि जैसे आपने कहा कि मेरी माँ 1936 की गोल्ड मेडलिस्ट थी, और आज हम जिस प्लेसमेंट की बात करते हैं, जिसका मैंने यहाँ इसमें उल्लेख भी किया है, वो उस समय उन्हें डायरेक्ट हेड मिस्ट्रेस की पोस्ट का ऑफर मिला था। 1936 में देश आजाद नहीं हुआ था, आज पता नहीं क्या होता। उस समय उन्हें मिला था, और उनकी शादी 7वीं कक्षा पास करने के बाद ही हो गई थी, और पूरे शहर में हंगामा हो गया था कि हरिहर के कन्या पढ़ा लिखा लायक, पढ़ा लिखा, मिडिल पास से। तो ये, और गांव से दूर दराज से लोग आती थी उनको, महिलाएं उनको देखने के लिए कि देखें पढ़ी लिखी लड़की कैसी होती है। तो वो पढ़ी लिखी लड़की जब वो हेडमिस्ट्रेस बन के आई, लेकिन उनके साथ ये था कि पिता के प्रति मेरा आक्रोश क्यों आया, क्योंकि माँ मेरी डॉक्टर बनना चाहती थी।
पिता ने कहा कि ये गांव की बहू है, शहर की बहू है, रात में अगर डॉक्टर का कॉल आया तो आधी रात में बहू उठ करके जाएगी कौन के लिए? ये मेरी माँ ने मुझे बताया। तो मेरा आक्रोश वहां पर है कि एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की का कैरियर आपने सिर्फ इस बात के लिए रोक दिया कि वो रात में डॉक्टर का कॉल लेकर के वो कैसे जाएगी? तो बहू नहीं जा रही थी वहां, तो वो डॉक्टर जाती। तो ये इस तरह की चीजें हैं। या फिर मैंने पिता के बारे में लिखा कि वो ही बिलीव इन ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, मतलब खाओ पियो ऐश करो। तो वो खाओ पियो ऐश करने में बच्चे का पता नहीं कहाँ चले जाते थे, पत्नी पता नहीं कहाँ चली जाती थी। ये मुझे तकलीफ होती थी कि यहाँ पर पिता की भूमिका ये होनी चाहिए। वैसे ही माँ के साथ है कि माँ मेरी समाज और घर परिवार से या पिता से वो इतनी त्रस्त रहती थी कि उन्होंने एक बार जमीन खरीदी पिता के कहने के, पिता से छुप के, मेरे बाबूजी से बिना बताए। लेकिन उसके बाद तो ये होता है कि घर के मर्द को नहीं बताए तो ये तो हो नहीं सकता, और बताया और फटाक से हुआ कि बेटी की शादी करनी है, जमीन खरीदना जरूरी है क्या? और वो जमीन का बयाना भी वापस कर दिया गया, जमीन भी नहीं खरीदी गई, और वो बयाना जो है वो माँ के हाथ में आया भी नहीं, वो पिता के हाथ में चला गया, और वो पैसे जो है वो समोसे रसगुल्ले में चले गए। तो ये तो मेरा पिता के प्रति आक्रोश रहेगा, बिल्कुल रहेगा। उसी तरीके से माँ की भी कमजोरी थी कि माँ एक बार वो हेडमिस्ट्रेस थी और स्कूल इंस्पेक्टर्स के पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने गई, और उनसे पूछा गया कि आपको शहर के बाहर भेजा जाएगा, जाएंगे? माँ ने कहा, एकदम माँ के सामने सारा सीन आया, घर परिवार, पति बच्चे सास, और उन्होंने कह दिया कि ज्यादा दूर भेजा जाएगा तो नहीं जाऊंगी, और वो उनका माइनस हो गया। तो ये मेरे लिए सीख थी कि माँ ने ऐसा कहा है तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। और जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गई तो जितने वो सवाल पूछे जा रहे थे मैं सब में अफर्मेटिव थी। यहाँ इसमें आप देखिएगा बड़े मजेदार तरीके से मैंने उसको लिखा है कि कैसे इंटरव्यू बोर्ड ने मुझसे सवाल पूछा कि आप मद्रास जाएंगे? जाऊंगी। गांव में भेजा जाएगा? जाएंगे। यहाँ जाऊंगी। वहाँ कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कैसे चलेंगे? हमने कहा पैदल चलूंगी। वहाँ साइकिल से जाना होगा, मैं चली जाऊंगी। साइकिल चलाने आती है? नहीं आती है। कैसे सीखेंगी? तो सीख लूंगी। मतलब मैं कोई चांस नहीं छोड़ना चाहती थी कि माँ वाली बात हमेशा दिमाग में रहती थी। तो ये माँ और पिता बाद में बनते हैं, इंसान हैं। इंसान के रूप में उनकी जो कमजोरियां थी वो मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। ना तो पिता मेरे लिए विलेन है, ना माँ मेरी बिल्कुल माँ है, बहुत आदरणीय है, पूजनीय है, लेकिन एकदम वैसी भी नहीं है, उनकी भी कमजोरियां इसमें है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने संस्मरण में यौन शोषण की बात कही है, लिखी है कि किस तरह से एक पार वाले और एक लेक्चरर और आपके परिवार के चाचा जी और फूफा, तो ये यौन शोषण का आपने बड़ी ही बेबाकी से उल्लेख किया है उसमें। लेकिन हम महिलाएं बहुत घबराती हैं ये सब कहने से या लिखने से या बोलने से बचते हैं कि कहीं कोई हमें उलट के ये ना कह दे कि तुम ऐसी रही होगी इसीलिए सामने वाले ने ऐसा किया। लेकिन आपने बड़ी बेबाकी से उसे लिखा, तो आपको लिखते हुए डर नहीं लगा कि जब कोई पढ़ेगा तो मेरे मान सम्मान पर या मुझ पर उंगली उठा सकता है? देखिए, मेरा मान सम्मान तो तब धूमिल होगा ना जब मैं उसमें शामिल होंगी या मैं कुछ गलत काम कर रही हूँ। अगर कोई यौन शोषण कर रहा है किसी का, तो जो करने वाला है उसके मान सम्मान पे रहेगा। जिसका हो रहा है वो तो निरीह प्राणी है, और चाहे लड़का, आज तो लड़कों के भी बहुत शोषण हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है, तो लड़का हो या लड़की हो, जिसका शोषण हो रहा है, इस बात को मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने इतने दिनों के बाद लिखा है। मुझे उस समय शायद लिखना चाहिए था, उस समय शायद चीजों को सामने लाना चाहिए था। और ये उसमें चाचा और फूफा की बात नहीं है, आवाज पान वाले की है, प्रोफेसर की है, जो बीएड में, मैंने तो एक ही प्रोफेसर की बात लिखी है। बहुत सारे प्रोफेसर थे जो जिनके लिए लड़की वहां पहुंची तो वो लड़की जैसे कि चारागाह है, तो उसका उपयोग करो, उसका फायदा उठाओ। और ये एक झुंझुना पकड़ाया जाने लगता है कि आप आओगे तो हम आपका वाइवा बहुत अच्छा हम करवा देंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट उसमें करवा देंगे। तो ये जो झुंझुना पकड़ाया जाता है, और अफसोस की बात यह है कि ये चीजें आज भी जारी है, हर क्षेत्र में जारी है, सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में है। तो वहां पर यह है कि अब इन यौन शोषण के बाद
हर तबके से उठना चाहिए और माँ बाप, घर के सदस्य, चाहे वो पति हो या भाई हो, उन सबको इस चीज को समझना चाहिए कि अगर लड़की कह रही है, अगर लड़की नहीं कहेगी तो इसका मतलब है कि उसकी कहीं ना कहीं कोई सहमति है, और अगर लड़की कह रही है तो इसका मतलब है कि वो त्रस्त है और उसका ध्यान जो है उस पर दिया जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने लिखा, और मुझे इसको लिखने का कोई अफसोस नहीं है, बल्कि अफसोस ये है कि मैंने इतनी देर से लिखा। इसी को मैं कंटिन्यू करती हूँ कि ये जो यौन शोषण है, आज इसमें कमतरी आई है कि ये बढ़ा है? बहुत ही ज्यादा बढ़ा है। अभी तो मैं जब छोटी थी तो मैंने कभी ये नहीं सुना था उस समय, या हो सकता उस समय भी होता हो लेकिन कम सुना था, कभी सुना नहीं था कि 9 महीने की बच्ची, 2 महीने की बच्ची, 6 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची इसका शिकार हो जाती है। ये कभी नहीं सुना था कि यौन शोषण के बाद या रेप के बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। तो अगर आज हमारा समाज इतने विकृत रूप में यहाँ पर आ रहा है तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि हम सुरक्षा की बात करते हैं तो किससे सुरक्षा की बात करते हैं? हम स्त्रियों की सुरक्षा गाय, बैल, जानवर, शेर, चीते, सांप, कुत्ते से नहीं की उससे सुरक्षा की बात नहीं करते हैं। हम उससे सुरक्षा की बात करते हैं जिसके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। प्रकृति और पुरुष दोनों बनाया है, स्त्री पुरुष दोनों को बनाया है, और दोनों के मेल से ही सृष्टि हो सकती है। लेकिन सृष्टि का एक रूप इतना खूंखार और इतना चिंतनीय रूप से भयानक क्यों हो रहा है, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन समझ में तो आ रहा है, उसके लिए जो सारी चीजें जो जिस तरीके से जिम्मेदार बनाई गई हैं, जिस तरह से हमारी व्यवस्था और हमारी सत्ता उस पर ध्यान देना बंद कर चुकी है और स्त्रियों को चरागाह बना दिया गया है कि हाँ आओ भाई आओ, वो खुला खेत है, आओ जिसको मन हो वो चर लो। तो इसकी वजह से कानून का खौफ खत्म हो गया है, और कानून का खौफ जब आपके पास खत्म हो जाएगा तो आप कुछ भी करने के लिए आप हिचकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, झिझकेंगे नहीं। तो सवाल ले लीजिए। किसी को सवाल पूछना है? दिखाइएगा, आप लोग दिखाई बड़े बहुत पूछना था। मैं कुछ कहना चाहता हूँ जी। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो इस पुस्तक के प्रकाशन की। आपके जो नाटक के बारे में कहा गया प्रेग्नेंट फादर, तो मेरा मानना यह है कि पति या लाइफ पार्टनर को जिम्मेवार बनाने के लिए समाज को भी आगे आना पड़ेगा। मैं उसको उदाहरण देता हूँ कैसे। जैसे ये कम से कम मुझे ब्रिटेन का पता है कि वहाँ पर जब कोई स्त्री प्रेग्नेंट होती है तो जो डॉक्टर है उसके कंसल्टेशन में हर समय उसके पति का आना अनिवार्य है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस समय डिलीवरी होती है तो उसके पति को डॉक्टर के साथ डिलीवरी में सहयोग करना पड़ता है। वो एक ऐसा मोमेंट होता है कि जो पति है उसको ये एहसास होता है कि जो बच्चा है ये कितने कष्ट के बाद होता है, तो मेरी पत्नी को इसमें कितनी तकलीफ होती है। तो शायद ये जो प्रकरण है वो एक पति को या पिता को ज्यादा जिम्मेवार बनाता है। मेरा ये सवाल है आपसे कि जो पूरा स्त्री विमर्श है वो नए जो लड़कों का जब हम सोशल मीडिया पोस्ट देखते हैं और आजकल के दौर के बच्चों को देखते हैं वो पूरा खारिज हुआ जा रहा है, बिकॉज वो मानने के लिए राजी ही नहीं है कि कभी कोई प्रॉब्लम थी या आज कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसे दौर में हम कैसे चलेंगे? ऐसे दौर में हम इस तरह से चल सकते हैं कि नए बच्चों को बताने की और समझाने की जिम्मेदारी हम माता पिताओं की है। और जब तक हम माता पिता ये नहीं समझाएंगे कि जिस तरह से हम एक तरफा काम कर रहे हैं, हम लड़कियों को तो सिखा दे रहे हैं चल बेटा आगे बढ़, दुनिया तुम्हारी है, खींच ले कर सारी दुनिया मुट्ठी में, तो लड़कियां तो आगे बढ़ रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हम बेटों को नहीं सिखा रहे हैं कि तुम्हें अपनी बहन के साथ चलना है, तुम्हें कल तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होगी तो उसके साथ चलना है, कल तुम्हारी पत्नी होगी तो तुमको उसके साथ चलना होगा। तो यहाँ पर हम उन्हें नहीं सिखाते हैं। तो वो जो फ्यूडलिज्म है, जो सामंती प्रवृत्ति है, वो अभी तक हमारे साथ बनी हुई है।
लड़कों के लिए आप बहुत घरों में जाकर देखेंगे कि लड़का आया, पानी कौन देगा? बहन देगी। क्यों बहन देगी? खाना खा लेगा, वो उठ करके टेबल से चला जाएगा। कौन प्लेट उठाएगा? वो किसी वो जो खा रहा है वो प्लेट नहीं उठा सकते। और ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। पितृसत्तात्मकता यहीं से जड़ पकड़ती है। तो आपने जो प्रज्ञा पूछा है वो ये है कि एक तो अब मैं ये मान के चलती हूँ कि स्त्री विमर्श की कोई जरूरत नहीं है, जरूरत पुरुष विमर्श की। मैंने लिखा है एक गीत में, मैंने लिखा है बेटी पढ़ाओ आगे, बेटा सिखाओ जागे, बेटे से ही भाग्य न बनता, बेटी से भी भाग्य है जागे, बेटे बेटी का गाना नित गाओ न भाई बहना, बेटा बेटी दोनों दो आंखें हैं। कुछ इस तरीके से है वो गाना। तो ये हमें बताना होगा, समझाना होगा अपने घर के लड़कों को, अपने घर के पुरुषों को कि आप लड़कियों के साथ चले। नहीं तो फिर ये बहुत अभी भी वही हो रहा है कि अब शादियां नहीं हो रही हैं, लड़कियां शादी नहीं कर रही हैं, लड़कियां बच्चे नहीं पैदा कर रही हैं, तलाक हो रहे हैं और उसका सारा दोष लड़कियों पे जा रहा है। तो ये स्त्री विमर्श नहीं है, अब ये पुरुष विमर्श की ओर मामला गया है। पुरुष विमर्श चलना चाहिए। बस मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, उसके बाद प्रज्ञा मिश्र जो है वो किताब का अंश सुनाएंगी। जो आपके जिंदगी के हम सफर है अजय जी, उन्होंने आपको ढूंढा कि आपने उनको ढूंढा? और अजय सर जी सॉरी, लेकिन आप संस्मरण में मुझे सिर्फ 2 ही जगह दिखाए गए, 2-3 जगह सिर्फ आपका नाम आ रहा है। या तो मैडम तैयारी कर रही है दूसरा संस्मरण लिखने की, जिसमें बकायदा आपके बारे में बताएंगी वो कि कैसे मिले, कैसे आगे का जीवन बढ़ा। मैं वही पूछने वाली थी, अजय सर के बारे में आपने कुछ विस्तृत रूप से नहीं लिखा है? विस्तृत रूप से इसलिए नहीं लिखा कि ये मधुबनी की कहानी है, तो मधुबनी की कहानी में वो जितना मिले हैं उतना ही है। ये मधुबनी की दुनिया में वो मुन्ना जितना आया है उतना ही है मुन्ना बाद में जब आएगा तो वो आएगा। और मैं भी एक लिखने जा रही हूँ, मैं अभी बता भी सकती हूँ कि मैंने जितने पत्र अपने प्रेम करने के दौरान लिखे थे और शादी के बाद भी, तो वो उन पत्रों का अभी एक संकलन कुछ अपने नए तरीके से मैं लिखने जाने वाली हूँ, तो उसमें वो आएंगे, भरपूर आएंगे, निश्चिंत रहिए। उनका सवाल खोजा किसने किसे? दोनों ने एक दूसरे को खोजा। 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चले। बताइए कि पहल किसने की? पहल मैंने की थी। बहुत ये मैं प्रज्ञा को बुला रही हूँ, 1 मिनट इसके बाद आ जाना। मैं चाहती हूँ कैसे ढूंढा वो नहीं, ये दोनों कॉलेज में ही मिल गए एक दूसरे के साथ। एक रोचक विषय है, इसके लिए ये पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़िए। एक चुनमुरा सा प्रश्न करके मैं खत्म करती हूँ। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन सर ने इशारा कर दिया है, आप बस करिए, अभी प्रज्ञा जी को बुला लीजिए। तो एक ये था कि मैम ने लिखा है एक जगह कि इनकी जो दीदी थी दोनों, उनके जो बच्चे आते थे तो चिमटी काट काट के उनको दूध पिलाती थी। तो वो वाकया क्या है जरा बताइए आप। एक्चुअली मेरी बहनें जो है ना, खासकर मेरी बड़ी दीदी, जब मैं छोटी थी, और एक्चुअली उसका भी दोष नहीं था, माँ मेरी स्कूल चली जाती थी और उसके पल्ले हम लोग, मेरा पालन पोषण उन्होंने ही किया, एक तरह से वही मेरी माँ थी। अब उसको भी स्कूल जाने की देर होती तो जो मारती थी और दूध पिला, मार के दूध पिलाती। मैं मारा बच्चा रोया, और मैं डाल दिया। तो अब जब मैं बड़ी हुई, जब उनके बच्चे हुए, तो वो भी वैसे ही दूध ना पिए, तो मैं भी मारती थी। और मैं उसके बाद कहा कि हाँ तुमने हमें मारा तो हमें भी तुम्हारे बच्चे को मारा। वो एक बचपन का वो है इनोसेंसी है। बच्चे सब लोग बड़े हो गए, उसमें से एक बच्चा यहाँ पे फिल्म में काम